नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के पर्वतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमालय पर्वत को हम पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के पठार, जिन्हें भारतीय पठार कहते हैं या इन्हीं को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीप आप जानते हैं, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई संरचना होती है उसे ही प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कुछ पठार पाए जाते हैं। उन पठारों को दक्षिण का पठार, भारत का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम जानते हैं। आज उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे, मोटे मोटे तौर पर अध्ययन करेंगे। वैसे हम जानते हैं कि अगर कोई संरचना जो लगभग 1000 मीटर से ऊपर ज्यादा ऊंची होती है तो उसको हम पर्वत कहते हैं। और अगर 800 से 1000 के बीच में मीटर में उनकी ऊंचाई होती है, 800 से 1000 मीटर के बीच में अगर उनकी ऊंचाई होती है तो उनको पहाड़ी कहा जाता है। फिलहाल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इस समय पढ़ने चल रहे हैं हम लोग दक्षिण भारत के पठार, प्रायद्वीपीय पठार या फिर भारत के पठार, जिसमें हम देखते हैं कि भारत का जो पठार है, दक्षिण भारतीय जो पठार है या जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है तो दक्षिण का पठार है। ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। आप लोग गोंडवाना लैंड को जानते होंगे। गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो भारतीय पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन भाग है। फिर समझेंगे, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत का पठार जो है, जो भारतीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है और यह भारत का सबसे प्राचीन भाग भी है। भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम मोटे मोटे तौर पर या मुख्य तौर पर या मुख्य रूप से 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से हम 5 भाग में बांट सकते हैं। पहले का नाम है केंद्रीय उच्च भूमि। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, फिर पूर्वी पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, इसके बाद फिर उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन का पठार, फिर दक्षिण भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको भी इसी में हम शामिल करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय पठार को या दक्षिण के पठार को या भारतीय पठार को मुख्य रूप से 4 भाग में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 4 भाग में हम बांट रहे हैं। देखते हैं फिर से इनका नाम। पहले को हम कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, केंद्रीय उच्च भूमि और केंद्रीय उच्च भूमि। मुख्य रूप से आज हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो दक्षिण के पठार में केंद्रीय उच्च भूमि है वो कितने भागों में है, किस किन भागों से मिलकर के, किन छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर के केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण हुआ है, इसको आज हम देखेंगे। तो केंद्रीय उच्च भूमि जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रमुख भाग है। उसके बाद फिर पूर्वी पठार, फिर उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन का पठार, फिर दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। हम अब देखने चल रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि को। केंद्रीय उच्च भूमि जो है इसमें मुख्य 5 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। 6 पर्वत श्रृंखलाएं इसमें मुख्य रूप से आपको दिखाई देती हैं, जिनको हम सबको मिला करके केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा दी जाती है। केंद्रीय उच्च भूमि की
संज्ञा दी जाती है उसमें पहले नंबर पर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला अभी अलग से हम इनके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला केंद्रीय उच्च भूमि का प्रमुख भाग है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद फिर है मेवाड़ का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर मेवाड़ का पठार, इसके बाद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड पठार, याद रखेंगे, फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि उसके 6 भाग हमको मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर मेवाड़ का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत तो हम लोग देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला केंद्रीय उच्च भूमि में हम लोग देख रहे हैं। अब इसी केंद्रीय उच्च भूमि के भाग को हम मैप के माध्यम से देखते हैं, मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। मैंने हाथ से ही बनाया है। ये आपको ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत देश है, ये भारत का प्रायद्वीपीय, चूंकि ये प्रायद्वीपीय पठार, देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका आकार कभी कभी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये किस आकार में है, तो इनका आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिण भारत के जो पठार हैं, जो दक्षिणी पठार हैं, इनका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। कौन सा है? त्रिभुजाकार है। और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे दक्षिण के पठार का या भारतीय या प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि को और मैप के माध्यम से देखते हैं। ये पहला जो दिखाई हमको दे रहा है, इसको हम अरावली पर्वत कहते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद फिर मेवाड़ का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, फिर मेवाड़ पठार, फिर मालवा का पठार, इसके बाद बुंदेलखंड पठार दिख रहा है, उसे लगा हुआ संरचना हमको दिख रही है। यह है बुंदेलखंड पठार है, फिर विंध्याचल पर्वत है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। फिर से देखते हैं अरावली पर्वत, मेवाड़ पर्वत, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो हम देख रहे हैं केंद्रीय उच्च भूमि में मुख्य रूप से हमको जो दिखाई दे रहा है अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो हम ये देख रहे थे केंद्रीय उच्च भूमि के भाग को। इसके बाद हम अलग अलग से देखेंगे, अरावली पर्वत को अलग से देखेंगे, फिर मेवाड़ पठार को अलग से देखेंगे, मालवा पठार को देखेंगे, बुंदेलखंड पठार को, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। इनसे जो मुख्य बातें आपको दिखाई देंगी, इनका अध्ययन हम धीरे धीरे करेंगे। हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे केंद्रीय उच्च भूमि को, और केंद्रीय उच्च भूमि में अब हम देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत श्रृंखला केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत श्रृंखला को हम देखेंगे। पहले दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, और दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है वहां तक ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। और मजेदार बात यह है कि इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वत के रायसीना पहाड़ी पर ही ये जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, ये उसी पर स्थित है। इसको जानना चाहिए हमको। और राजस्थान में दोस्तों एक इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के बगल में ये सांभर झील है राजस्थान में, और इसी सांभर झील से एक लूनी नदी निकलती है माउंट माबू से क्रॉस करते हुए, ये जो गुजरात में
कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। इस नदी को अंतः अपवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी को अंतः अपवाहिनी नदी के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि अंतः अपवाहिनी नदी का उदाहरण बताइए तो आप बताएंगे लूनी नदी, जो कि सामर झील से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। इसके बाद माउंट आबू है, इसी पे अरावली पर्वत श्रृंखला में एक माउंट आबू एक है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है, इसी पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है, माउंट आबू पर। और यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, इसी माउंट आबू पर ही स्थित है। माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। कैसे देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं। अगर प्रश्न आए कि रायसीना पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। सबसे प्राचीन, अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का नाम आए, सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण अगर पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत का भी उदाहरण है, भी हम लोग देखेंगे। तो ये दिल्ली और गुजरात या लूनी नदी को हम लोग देख चुके हैं। इसे अंतः अपवाहिनी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अंतः अपवाहिनी नदी के नाम से लूनी नदी को हम जानते हैं। माउंट आबू है और गुरु शिखर राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, जो कि लगभग 1722 मीटर ऊंची है। 1722 मीटर ऊंची राजस्थान की सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो अरावली पर्वत के माउंट आबू पर स्थित है। यहीं पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे माउंट आबू। माउंट आबू। और यहीं पर दोस्तों इसी के बगल में ये मेवाड़ का पठार दिख रहा है, मेवाड़ का पठार, फिर और मालवा का पठार। मेवाड़ का पठार राजस्थान में और मालवा का पठार है। इसके बीच में एक नदी है, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको बेराच नदी के नाम से जानते हैं। ये बेराच नदी है जो प्रवाहित हो रही है एक नदी, इसको बेराच नदी कहते हैं। और यहीं पर एक शहर है उदयपुर शहर, जो राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, उदयपुर शहर यहीं पर स्थित है। और इसके बाद लूनी नदी जो प्रवाहित हो रही है, ये कच्छ के दर में जो जाकर के गायब होती है, इसे दो नदियां आकर के मिलती हैं। एक को जुआई नदी कहते हैं और एक को सुलेरी नदी के नाम से जानते हैं। जुआई नदी एक है और एक का नाम है सुलेरी नदी। ये इसकी सहायक नदी भी कही जा सकती है और आकर के इसमें मिलती है, जुआई नदी और सुलेरी नदी। फिर हम देखते हैं गुरु शिखर हम देख चुके हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये भी देख चुके, मेवाड़ पठार, मालवा पठार, जुआई नदी और सुलेरी नदी। और अंतः अपवाहिनी नदी का उदाहरण लूनी नदी जो है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ मोटी मोटी बातों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। भारत का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये मोड़दार पर्वत का भी उदाहरण है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण अगर पूछा जाए कि कब इसका निर्माण हुआ था, तभी तो ये सबसे पुरानी है, क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद ये अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। महत्वपूर्ण है कि ग्रेनाइट और नीस तथा शिस्ट चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें आधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। आधात्विक खनिज जैसे जिप्सम, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि जो भवन निर्माण सामग्रियां होती हैं, जिप्सम, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण सामग्री भी होते हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इन्हें आधात्विक खनिज कहते हैं।
तो कहने का मतलब ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आध्यात्मिक खनिजों का भंडार भी है। इसके बाद यही देखते हुए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पर एक नहर निकली हुई है इस स्थान पर, उसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये सतलज नदी पर पंजाब में हरके बैराज नामक बांध से निकाली गई है। किस बांध से? हरके बैराज नामक बांध से निकाली गई है पंजाब में। और किस नदी से? नदी पर किस नदी? सतलज नदी पंजाब में हरके बैराज नामक बांध से ये नहर निकाली गई है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर और इससे मुख्य रूप से 4 जिले लाभान्वित होते हैं। इस नहर से मुख्य रूप से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले जिलों को बताइए, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसके बाद अगर प्रश्न ये आता है कि इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान। तो इसके साथ साथ इंदिरा गांधी नहर को भी हम ध्यान में रखेंगे। हरके बैराज से इस नहर को निकाला गया है, हरके बैराज बांध से निकाला गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और मैं आप लोगों से ये अनुग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ते लिखते रहें, बेवजह बाहर न निकलें, घर में रह करके अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करते रहें, जिससे कि हम देश की मदद कर सकें, अपनी मदद कर सकें और अपने आप को मजबूत बना सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।